शहर का नाम था रुद्रपुर, जहां की रातें अब खामोश नहीं, खौफनाक थीं। कहानी की शुरुआत एक फ़ोन कॉल से हुई, जिसने इंस्पेक्टर माधव की नींद उड़ा दी। इंस्पेक्टर माधव एक जिम्मेदार, ईमानदार और साहसी इंस्पेक्टर था। उसको आधी रात काली पहाड़ी के पास एक सुनसान सड़क पर बुलाया गया। जब इंस्पेक्टर माधव वहां पहुंचा, तो उसे वहां एक महंगी कार के अंदर काविन नाम के व्यक्ति की लाश मिली। पास के गांव के कुछ लोगों ने इंस्पेक्टर माधव को सूचना दी थी। शरीर पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था, सिवाय दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर एक बारीक कट के। 2 दिन बाद फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुलिस के होश उड़ा दिए। डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने बताया, माधव, ये मेडिकल साइंस के बाहर की बात है। काविन के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची है। ऐसा लग रहा है जैसे उस छोटे से कट के जरिए किसी ने वैक्यूम की तरह सारा रक्त सोख लिया हो। डॉक्टर साहब, कहीं और दूसरी किसी चोट का निशान? नहीं, और कोई चोट नहीं लगी है। समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसी मौत कैसे हुई। काविन की मौत के कुछ दिन बाद उसकी पत्नी लीजा अपनी बेटी के साथ रात में सोई हुई थी। उस रात उसने एक अजीब अनुभव किया। मध्य रात्रि में उनकी छोटी बेटी आन्या आधी रात को उठकर हवा में बातें कर रही थी। ये देखकर लीजा घबरा गई। जब उसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया, माँ, पापा आए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी उंगली पर छोटा सा घाव कर लूं तो वो मुझे चॉकलेट वाली दुनिया में ले जाएंगे। लीजा ने इसे बच्ची का सदमा समझा। किसी तरह उसने अपनी बेटी को समझा बुझाकर सुला दिया। लेकिन अगली सुबह आन्या बिस्तर पर मृत पाई गई। उसके पास एक पुरानी जंग लगी कील पड़ी थी और उसके शरीर का खून पूरी तरह गायब था। उसका शरीर किसी सफ़ेद कागज़ की तरह पीला पड़ चुका था। ये देखकर लीजा दहाड़े मारकर रोने लगी। आस पड़ोस के लोग उसे समझाने लगे, पर लीजा को गहरा सदमा लगा था। इसी कारण वो कुछ दिनों के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। इंस्पेक्टर माधव इस केस को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने अपने कांस्टेबल को शहर के अलग-अलग हिस्सों से सीसीटीवी फुटेज निकालने का काम सौंपा। जब उन्होंने फुटेज चेक किया तो चौंक पड़े। काविन की डेड बॉडी के पास एक लंबा चौड़ा साया उन्हें नजर आया। उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन इंस्पेक्टर माधव को इतना तो समझ आ गया कि काविन की मौत के पीछे वही साया था। उसने शहर के अलग-अलग फुटेज चेक किए। वही साया रात में शहर के अलग-अलग हिस्सों में भी दिखाई दिया, जहां हाल ही में मौतें हुई थीं। एक रात इंस्पेक्टर माधव ने खुद अपनी आंखों से एक खौफनाक मंजर देखा। दरअसल वो तहकीकात के सिलसिले में अपने एक विश्वसनीय सिपाही रमेश के साथ जीप में सवार होकर पेट्रोलिंग पर निकला था। शहर में चक्कर लगाने के बाद वे वापस पुलिस चौकी के लिए निकले ही थे कि अचानक सिपाही रमेश को कलाई पर मामूली सी चोट लग गई। ये इलाका थोड़ा सुनसान था। इंस्पेक्टर माधव इससे पहले कुछ सोचता या समझ पाता कि पलक झपकते ही एक काले धुंध ने उनका रास्ता रोक लिया। अचानक धुंध की वजह से रमेश ने जीप रोक दी। काले धुंध को देख सिपाही रमेश घबरा उठा। माधव चौकन्ना हो गया। देखते ही देखते वो धुंध एक साए का रूप ले लिया। वो काला लबादा पहने सामने खड़ा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद सुर्ख था और आंखें लाल थीं। होठों से 2 नुकीले दांत बाहर निकले थे, जिससे वो काफी खूंखार लग रहा था। इंस्पेक्टर माधव एक रौबदार व्यक्ति था। उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर उसकी ओर तान दी और कड़कती आवाज में कहा, कौन हो तुम? हट जाओ रास्ते से। मगर उसकी बातों का उस साए पर कोई असर नहीं हुआ। वो साया सिपाही की ओर दौड़ पड़ा और उस पर झपटा। उसे अपने पास आता देख सिपाही रमेश के हाथ पांव फूल गए, लेकिन इंस्पेक्टर माधव सावधान था। उसने तुरंत रमेश को जीप से बाहर खींचा और वो खुद भी बाहर कूद गया, जिससे उस साए का वार खाली रह गया। वो गुस्से से उन्हें घूरने लगा। इंस्पेक्टर माधव ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर से उस पर फायरिंग की, लेकिन आश्चर्य, रिवॉल्वर से निकली गोलियां उस साए से आर पार निकल गईं। ये देख सिपाही रमेश और इंस्पेक्टर माधव हैरान रह गए। वो साया मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा और अचानक एक लंबी छलांग लगाकर सिपाही रमेश को पकड़ लिया। सिपाही उसकी गिरफ्त में आते ही चीखने लगा, क्योंकि उसे पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। वो चिल्लाया, साहब, हमें बचाओ, ये शैतान हमें मार डालेगा, बचाओ। इंस्पेक्टर माधव ने फुर्ती दिखाई और एक जोरदार मुक्का उस साए को मारा। अचानक हमले की उस साए को उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे हट गया। लेकिन अगले ही पल बिजली की फुर्ती से पीछे पलटकर उस साए ने इंस्पेक्टर माधव की गर्दन पकड़ ली और दबाने लगा। उसकी रिवॉल्वर नीचे गिर गई। माधव की काफी कोशिशों के बावजूद भी वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसका दम घुटने लगा था।
कांस्टेबल रमेश ये देखकर परेशान हो उठा। उस साये से घबराने की बजाय अपने साहब को बचाने के लिए सामने पड़े एक बड़े पत्थर को उठाकर उस साये पर दे मारा। भारी पत्थर लगने से वो साया डगमगाते हुए नीचे गिर पड़ा। पकड़ छूटने से इंस्पेक्टर माधव लंबी लंबी सांसें लेने लगा। माधव अभी संभला भी नहीं था कि वो साया तुरंत उठा और उसने एक जोरदार मुक्का इंस्पेक्टर माधव को मारा, जिससे इंस्पेक्टर माधव चीखता हुआ काफी दूर जा गिरा। उस साये का हमला इतना जोरदार था कि इंस्पेक्टर माधव वहीं गिरकर बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर माधव की चेतना जैसे किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर गई थी। उसे बस इतना याद था कि काला साया रमेश पर झपटा था और फिर सब कुछ शून्य। जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर सन्नाटा था। सुबह हो रही थी, जीप उल्टी पड़ी थी, सड़क पर हल्की धुंध तैर रही थी। रमेश जमीन पर पड़ा था, निशब्द, निश्चल। उसके चेहरे पर भय की आखिरी झलक जमी हुई थी और उसके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर वही बारीक सा कट। शरीर बिल्कुल सफ़ेद, खून का नामो निशान नहीं। माधव भीतर से कुछ टूट सा गया। कांस्टेबल रमेश एक जिम्मेदार और हंसमुख व्यक्ति था जो काफ़ी सालों से उसके साथ था। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये बदला था और शहर के लोगों को इस आफत से बाहर निकालने का निर्णय था। उसने रमेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वो थाने चला गया। कुछ घंटों बाद माधव सीधे पुराने शहर के उस हिस्से में गया जहाँ एक प्राचीन पुस्तकालय था। वहाँ के वृद्ध लाइब्रेरियन पंडित शरण पुराने ग्रंथों के ज्ञाता माने जाते थे। साथ ही इंस्पेक्टर माधव को बचपन में पढ़ाया करते थे। रुद्रपुर में अब मौत का तांडव था। वहाँ के लोग इतने डर गए कि उन्होंने अपने घरों के शीशे तोड़ दिए ताकि कट लगने का खतरा न रहे। दाढ़ी बनाना छोड़ दिया। धारदार हथियार, रसोई के चाकू और कैंची बाहर फेंक दी। शहर जैसे एक जेल बन गया था। कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। जो लोग शहर छोड़ना चाहते थे वे रास्ते में ही किसी मामूली खरोंच के कारण साये का शिकार हो जाते। अब वो साया धुएं के दानव का रूप ले चुका था जो सिर्फ खून की एक महक पर आ जाता। वो नर पिशाच जिनका शिकार करता, वे लोग भी उसकी तरह रक्त पिपासु बनते जा रहे थे। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग वैसे ही रक्त पिपासु बनकर रात में आतंक फैला रहे थे। इंस्पेक्टर माधव उनसे मिला और उन्हें सारी घटना बताई। पंडित शरण की आंखों में भय उतर आया। इंस्पेक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं वो रक्त पिशाच का लक्षण है, लेकिन ये साधारण पिशाच नहीं, ये रक्त पिपासु है। एक ऐसी आत्मा जो खून की गंध से प्रकट होती है और केवल एक बूंद से भी जीवन सोख लेती है। इसे वर्षों पहले काली पहाड़ी पर एक सिद्ध संत ने बांधा था, लेकिन लगता है बंधन टूट चुका है। उसे रोका कैसे जाए? माधव की आवाज़ में दृढ़ता थी। पंडित शरण ने चिंतित स्वर में कहा, जिस तरह का ये शैतान है, मुझे लगता है इसे मारने के लिए आपको मेरे गुरु स्वामी सदानंद की सहायता लेनी होगी। वही आपकी मदद कर पाएंगे। स्वामी सदानंद? वही जो भैरव रोड के महाकाल मंदिर के पुजारी हैं? इंस्पेक्टर माधव ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, वही। वे मेरे गुरु हैं, लेकिन वे पिछले 1 महीने से साधना में लीन हैं। आपको उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराना होगा ताकि वे इस शहर के लोगों की मदद करें। पंडित शहर ने इंस्पेक्टर माधव से कहा। भैरव रोड का महाकाल मंदिर वर्तमान स्थिति का सबसे सुरक्षित स्थान, जहां वो पिशाच नहीं आ सकता था। वहां के मुख्य पुजारी स्वामी सदानंद अपनी तपस्या में लीन थे। जब इंस्पेक्टर माधव वहां पहुंचा तो देखा सदानंद महाराज मंदिर के निकट अलग कुटिया में तपस्या में लीन थे। माधव ने देखा सदानंद महाराज भी पंडित शरण की भांति वृद्ध थे, परंतु उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज और संतुष्टि के भाव थे। समय कम था, इसलिए माधव ने सदानंद महाराज के अन्य शिष्यों की मदद से स्वामी जी को उनकी तपस्या से जगाया। जब उन्हें सारी स्थिति पता चली और उन्होंने शहर की दुर्दशा देखी तो वे दुखी होकर ईश्वर को पुकारा। उन्होंने महाकाल के चरणों में 7 दिनों का अखंड महामृत्युंजय जाप शुरू करने का निर्णय लिया। वे 7 दिनों तक लगातार जाप करते रहे। 8वें दिन वे अपने अनुष्ठान से बाहर आए। उस अनुष्ठान के फलस्वरूप उत्पन्न सिद्धियों से उन्होंने हजारों रक्षा सूत्र यानी काले धागे अभिमंत्रित किए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के हर घर के दरवाजे और लोगों की कलाइयों पर वे धागे बांधे, जिसमें माधव ने उनका पूरा सहयोग किया। इन धागों की शक्ति ऐसी थी कि रक्त पिपासु वाले साये अब इंसानों के करीब नहीं आ पा रहे थे। स्वामी सदानंद ने शहर की सीमाओं पर मंत्रों से एक अदृश्य घेरा बना दिया ताकि कोई भी रक्त पिपासु बाहर ना भाग सके। फिर वे मंदिर में हवन करने लगे।
जैसे जैसे हवन की आहुतियां बढ़ती गई, वे साए धुएं में विलीन होने लगे। मंत्रों की गूंज ने सारे रक्त पिपासु को जड़ से खत्म कर दिया। ये देखकर इंस्पेक्टर माधव ने राहत की सांस ली और कहा, आपका धन्यवाद गुरुजी, आपने शहर और लोगों को बचा लिया। स्वामी जी बोले, ठहरो माधव, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वो दुष्ट नर पिशाच अभी तक मुक्त है, उसे नरक भेजना होगा। तो गुरुजी, उसे किस प्रकार समाप्त किया जाए? माधव ने पूछा। स्वामी जी ने कहा, ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे बिना संभव नहीं। ये कार्य मेरी उपस्थिति में तुम्हें करना होगा। जिस तरह वो खून की बूंद से आता है, उसी तरह उसे खत्म करने के लिए उसके अस्तित्व की जड़ पर वार करना होगा। काली पहाड़ी पर एक पुराना किले का हिस्सा है जो अब खंडहर बन चुका है। वहां उसकी असली शक्ति का स्रोत है। 200 साल पहले उसे वहीं बांधा गया था। लेकिन सावधान, उसे मारने के लिए आपको अपने खून की आहुति देनी होगी। रात गहरी हो चुकी थी जब माधव और गुरुजी काली पहाड़ी की ओर बढ़ चले थे। आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा में अजीब सी सड़ंध थी। खंडहर के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने थे और बीच में एक काला पत्थर रखा था जिस पर सूखे खून के निशान थे। उस रात काली पहाड़ी पर फिर से अनुष्ठान की तैयारी हुई। उस खंडहर के समीप एक पुराना खंडित मंदिर था। स्वामी सदानंद और माधव मंदिर के प्रांगण में एक बड़े यज्ञ कुंड के पास पहुंचे। चारों ओर पंच लवण मंत्र रेखा खींची गई। सरसों के बीज, वायु नाशिनी सोमलता, गंगाजल, अर्ची सिद्धि रत्नमाला, रुद्राक्ष और विशेष सामग्रियां रखी गईं। माधव बंदूक लेकर तैयार खड़ा था। आसपास मशालें जल रही थीं। सदानंद मंत्रोच्चार शुरू कर चुके थे। ओम काल भैरवाय नमः, ओम प्रेत विनाशाय स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, हवा भारी होने लगी। अचानक आसमान काला पड़ गया। धुएं का बवंडर यज्ञ कुंड के ऊपर उतर आया। वही साया, अब पहले से भी विशाल। तुम फिर आ गए इंस्पेक्टर, उसकी आवाज गूंजी। और इस बार एक साधु को साथ लाए हो। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। उस धुएं की साये की गुस्से भरी आवाज आई। सदानंद ने आंखें बंद रखीं। अधर्म का अंत धर्म से ही होगा और विनाश मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। बहुत लोगों की जान ली है तुमने, बहुत सारे घर उजाड़े। अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ, इंस्पेक्टर माधव ने कठोर और दृढ़तापूर्वक कहा। वो साया क्रोधित हो उठा। उसने तेज हवा का झोंका मारा। यज्ञ की अग्नि डगमगाने लगी। माधव ने तुरंत सरसों के बीज अग्नि में डाले। लपटें फिर ऊंची उठीं। सदानंद ने गंगाजल की धारा हवा में छिड़की। जैसे ही जल की बूंदें धुएं से टकराईं, साया तड़प उठा। नहीं, ये शुद्धि की अग्नि है, ये मुझे जला देगी। माधव ने नमक की रेखा के बाहर कदम नहीं रखा। स्वामी सदानंद लगातार मंत्र जाप कर रहे थे। उस धुएं रूपी नरपिशाच ने कई बार भीतर घुसने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। अंतिम मंत्र का समय आ गया था। सदानंद ने जोर से उच्चारण किया, ओम रुद्राय प्राण बंधनाय फट। माधव ने उसी क्षण अर्ची सिद्धि रत्नमाला को अग्नि में डाल दिया। अग्नि नीली हो गई। साया चीखने लगा, उसका आकार सिकुड़ने लगा। लाल आंखें बुझने लगीं, धुआं बिखरने लगा। मैं अमर हूं, मैं खून में हूं। उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। सदानंद ने शांत स्वर में कहा, तू भय है और भय का अंत ज्ञान से होता है। एक प्रचंड प्रकाश फूटा। धुआं एक बिंदु में सिमटकर अग्नि में समा गया और फिर सब शांत। हवा हल्की हो गई। आसमान साफ हो गया। काली पहाड़ी पर पहली बार चांद की रोशनी स्वच्छ दिखाई दी। माधव ने गहरी सांस ली। खत्म हो गया? स्वामी सदानंद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस बार वो शून्य में विलीन हुआ है। अब वो किसी खून की बूंद से नहीं लौटेगा। सुबह का उजाला होने लगा था। इंस्पेक्टर माधव और स्वामी सदानंद कारी पहाड़ी से नीचे उतरकर जीप के तरफ बढ़ चले। आखिर उन्हें ईश्वर का धन्यवाद करने महाकाल मंदिर भी तो जाना था। रुद्रपुर में फिर कभी वो साया नहीं दिखा। लोगों ने अपने घरों के शीशे दोबारा लगवाए। बच्चे फिर से हंसने लगे। रुद्रपुर की गलियों में फिर से रौनक लौटी, लेकिन लोग आज भी अंधेरा होने के बाद सुई या चाकू उठाने से डरते हैं। स्वामी सदानंद अब उस शहर के रक्षक माने जाते हैं, जिन्होंने विज्ञान के फेल होने पर आस्था और शक्ति से मौत के उस खेल को खत्म किया।